हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश भटवाल एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज के इस क्लास में हम सब एक रेगुलर वे में जो क्लास स्टार्ट होनी चाहिए उसको प्रारंभ करने वाले हैं। और आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे निबंध के बारे में। निबंध और पत्र लेखन यही दो मुख्य टॉपिक है जिस पर हमें डिस्कशन करना है, जिस पर अपनी क्लास को ले जाना है। और हमने पिछले वीडियोज़ में जो पिछले कुछ सालों में सवाल पूछे गए, चाहे वो CGL Tier 3 हो या फिर CHSL हो या फिर MTS हो, उसमें हमने इस बात को समझने की कोशिश की कि वास्तव में निबंध का भी जो है हमें क्या स्टैंडर्ड रखना है, और पत्र लेखन की भी अगर बात करनी है तो वो पत्र लेखन कैसा होगा। तो इससे करीब करीब ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि हमें किस तरह से, किस दिशा में, किस स्टैंडर्ड तक की जो है पढ़ाई करनी है, ये आपको समझ में आया होगा। पिछले वीडियोस में हमने इस बात का विश्लेषण किया। तो आज के इस क्लास में से निबंध स्टार्ट करेंगे और इसके बाद फिर पत्र लेखन होगा, लेकिन पहले निबंध के बारे में बात करेंगे। और निबंध लेखन के पूर्व, लेखन कला का विकास करने के पूर्व इस बात को यदि समझ लिया जाए कि निबंध का वास्तव में तात्पर्य क्या होता है, निबंध की क्या विशेषताएं होती है, निबंध के कितने प्रकार हो सकते हैं, उन प्रकारों में किन किन बातों को ध्यान में रखे जाने की आवश्यकता होती है, फिर निबंध के सिलेबस को भी अगर समझ लें तो ओवरऑल अगर इतनी बातों की समझ हमारे अंदर है तो फिर हमें सिर्फ और सिर्फ कंटेंट पर काम करना होगा। यानी कि जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो महिला सशक्तिकरण में सशक्तिकरण शब्द का तात्पर्य क्या होता है, और महिलाओं के साथ ही सशक्तिकरण शब्द क्यों जुड़ा हुआ है, क्यों नहीं पुरुषों के सशक्तिकरण की बात करते हैं। तो ये सारे शब्द जो है, तो ये सारी जो बातें हैं ना, वो बातें फिर कंटेंट्स पे जो है वो क्या है कि एक अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग बात हम करेंगे। लेकिन ओवरऑल पहले समझने की जरूरत ये है कि निबंध कहते किसको, निबंध के प्रकार क्या है, निबंध लेखन की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, और साथ में निबंध के सिलेबस जो है वो क्या क्या होने चाहिए। तो समय बर्बाद ना करते हुए हम लोग क्रमशः आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि निबंध वास्तव में कहते किसको हैं। ठीक है, तो देखिए निबंध शब्द जो है वास्तव में दो शब्दों के मेल से बना है। वहां पे लिखा है नी प्लस बंध, उसको कहते हैं। ठीक है, इसका अर्थ है भली प्रकार से बंधी हुई रचना। अब यहां पे देखिए इसका जो अर्थ है, अर्थ से इस बात की आप जो है वो क्या है कि अनुमान लगा सकते हैं कि वास्तव में निबंध जो होना चाहिए ना, वो बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए, वो स्कैटर्ड नहीं होना चाहिए, बहुत ही कसी हुई रचना होती है वास्तव में निबंध। ठीक है, और उससे अगर देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि सागर को गागर में डालना है, गागर में सागर डालने की मात्रा होनी चाहिए, आप में क्षमता होनी चाहिए। जब भी 200-250 वर्ड्स जब आपको स्पेसिफाइड वर्ड्स दिया जाता है और उसी के अंतर्गत एक निबंध लिखना होता है, तो आपको जाहिर सी बात है आपकी जो रचनाएं होनी चाहिए वो बहुत ही कसी हुई होनी चाहिए, कंटेंट्स बहुत ज्यादा कम से कम शब्दों में उसकी प्रस्तुतिकरण होनी चाहिए। और यही कौशल जो है वास्तव में निबंध लेखन में प्रस्तुतिकरण होना चाहिए, वो उसकी एक विशेषता होती है। ठीक है, दूसरी बात देखिए विचार पूर्वक क्रमबद्ध। यहां पे ये चीज समझना है कि क्रमबद्ध रूप से लिखना है। ये नहीं कि कुछ बातें सामाजिक मुद्दे लिखा, फिर आर्थिक मुद्दे पर आ गए, फिर आर्थिक मुद्दे के बाद फिर से कुछ सामाजिक बातें याद आई, फिर से उसको लिखना स्टार्ट कर दिया, फिर कोई सांस्कृतिक बातें लिखनी दी, कभी कोई कोटेशन, जबरदस्ती नहीं लिखना है। और वास्तव में अगर हालांकि जो है 200-250 वर्ड्स में बहुत सारे पैराग्राफ चेंज करने की गुंजाइश नहीं होती है, लेकिन वास्तव में जहां पे सामाजिक जीवन की बातें कुछ लिखनी है तो केवल सामाजिक जीवन की बात लिखे, आर्थिक जीवन की बातें लिखी हैं तो केवल आर्थिक जीवन की बातें लिखे, राजनीतिक जीवन की बातें लिख रहे हैं तो उसमें केवल राजनीतिक बातें होनी चाहिए। वास्तव में जब हम क्रमबद्ध रूप से कहते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से कहते हैं, तो इसका मतलब यही होता है कि हमें अपनी जो बातें होती है वो क्रमागत रूप से लिखना चाहिए। उसमें अगर हम सामाजिक जीवन की बात करें तो पहले सामाजिक जीवन की, राजनीतिक जीवन की बात करें तो राजनीतिक जीवन की ही बात उस पर होनी चाहिए उस पैराग्राफ में। तो इस तरह से ये ध्यान रखना है, इससे इस निबंध के परिभाषा से कम ये बात स्पष्ट हो गई कि ये भली प्रकार से बंधी हुई होनी चाहिए, उसमें विचार पूर्वक, यानी कि आपका पूरा विचार पूर्वक कहने का मतलब है कि पूरा तर्क उसमें लगा होना चाहिए, तार्किक रूप से आपका प्रस्तुतिकरण जो है वो मतलब जो है अच्छी होनी चाहिए और क्रमबद्ध होनी चाहिए। तो इस प्रकार से जो विचार पूर्वक क्रमबद्ध रूप से लिखी गई हो वही निबंध कहलाता है। इस प्रकार निबंध वह गद्य रचना है। तो यहां पर यह ध्यान रखना है कि निबंध वास्तव में गद्य रचना है। इसमें क्या है कि ये कविता, ये पद्य नहीं है, ये कोई श्लोक नहीं है, कोई मंत्र लिखने नहीं जा रहे, लेकिन इसमें यह भी ध्यान रखना है कि गद्य
रचना कह दिया तो इसमें कोई श्लोक अगर याद आ जाता है प्रसंगवश, अगर आप उसको लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं। वो कोई जो है वो पद्य रचना नहीं होगा, 2-4 लाइन लिख देना या दो दो जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो है, जैसे यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ठीक है, किसी का कुछ जो है शेर वगैरह लिख दिया जहां पर आपको लगा कि हाँ ये यहां पर एक फिट जो है वो शेर या कुछ भी गजल या कुछ भी आपको फिट लगता है और प्रासंगिक लगता है तो आप दे सकते हैं। यहां पे गद्य रचना कहने का मतलब ये होता है कि वास्तव में 2-4 लाइन छोड़ दिया जाए, 2-4 पंक्ति छोड़ दी जाए तो वो मुख्य रूप से उसे गद्य रचना ही कहते हैं निबंध को, ठीक है। तो ये गद्य रचना लेखक के व्यक्तित्व को प्रकाशित करने वाली। अब देखिए व्यक्तित्व को प्रकाशित करने वाली यानी कि जब आपसे सवाल ये पूछा जाए, अगर मैं आपसे सवाल करूं कि भाई निबंध लेखन की आवश्यकता क्या है, इसकी क्यों परीक्षा जो है वो ली जाती है, तो इसके 2 कारण होते हैं। सबसे पहला कारण होता है उससे लेखक के व्यक्तित्व जो है प्रकाशित होता है, उसकी जो सोच है, उसकी थिंकिंग, उसका इथिक्स है, उसका जो है कह सकते हैं कि उसकी जो विचारणीय जो पक्ष है, उसका जो बुद्धि पक्ष है, उस बुद्धि पक्ष का मूल्यांकन करने की कोशिश होती है। साथ में जो है ये ध्यान रखिएगा, ये भी जो है वो क्या है कि कहीं ना कहीं इस बात की भी उसकी परीक्षा होती है कि वास्तव में देखिए ऐसे सरकारी नौकरी में जिनकी भी नियुक्ति होती है वहां पर उनको पब्लिक डीलिंग से संबंधित काम करना होता है। तो ऐसी स्थिति में किस तरह से अपनी बातों को आप रख सकते हो, आप किस तरह से सकारात्मक रूप से अपनी बातों को सामने वाले के पक्ष सामने में आप रखते हैं, ये सारी बातों की परीक्षा वहां पे होती है और कहीं ना कहीं उसके थ्रू आपके व्यक्तित्व का, आपकी पर्सनालिटी का भी जो है वहां पर एग्जामिनेशन हो जाता है। तो ये है निबंध की बात, ठीक है। इसके बाद देखिए निबंध के 4 प्रमुख प्रकार है, ठीक है। इसमें सबसे पहले विचारात्मक है, वर्णनात्मक है, विवरणात्मक है, भावात्मक है, ठीक है ना। तो देखिए विचारात्मक की अगर हम बात करेंगे ना तो इसमें जो है वास्तव में बुद्धि पक्ष की प्रधानता होगी, ठीक है, इसमें बुद्धि पक्ष की प्रधानता होगी। और जब भावात्मक की बात की जाती है ना तो भावात्मक जब बात की जाती है तो उसमें हृदय पक्ष की प्रधानता होगी, ठीक है। मन में भाव उत्पन्न हो गया, जैसे पेड़ को कटता देखकर हमें दुख हुआ, दुख का भाव उत्पन्न हुआ, तो पेड़ को कटता देखकर हमारे अंदर जो है क्या हुआ, दुख का भाव उत्पन्न हुआ, फीलिंग्स जिसको कहते हैं, ठीक है ना। तो किसी तरह से तो उसमें क्या होता है कि हृदय भाव का या हृदय का जो है वो पक्ष काफी प्रबल होता है। जबकि अगर हम बात करें विचारात्मक में तो इसमें बुद्धि पक्ष का जो पलड़ा होता है वो भारी होता है। जब वर्णनात्मक की बात की जाती है तो वर्णनात्मक का मतलब ये हो गया कि जब आप कहीं पर भी कुछ भी, आप कोई भी घटना देखा या कोई भी दृश्य आपने देखा, उस दृश्य का बड़ा ही रोचक मनमोहक अंदाज में उसका विश्लेषण करना, उसका वर्णन करना, ये वर्णनात्मक हो जाएगा। जबकि विवरणात्मक, इसको एनालिटिकल कहते हैं, इसको डिस्क्रिप्टिव कहते हैं। जब विवरणात्मक की बात आएगी तो विवरणात्मक का मतलब हो गया कोई भी ऐतिहासिक कोई भी स्थल है, उस स्थल का देखा और उसका हूबहू उसी तरह का विश्लेषण करना, उसका विवरण करना, बल्कि कह सकते हैं विवरण करना, उसका जो है उसका डिस्क्रिप्शन देना, ये वास्तव में इसको जो है कहा जाएगा विवरणात्मक निबंध कहकर पुकारा जाएगा। तो इस प्रकार निबंध को मोटे तौर पर आप ये कह सकते हो कि 4 तरह के हो सकते हैं। कहीं पर भी ये नहीं होगा लिखने को कि क्या है कि ये किस तरह का निबंध है, निबंध की पहचान करिए, इस तरह की कोई बात नहीं होती है। लेकिन निबंध के प्रकार कितने हो सकते हैं अगर इस तरह से समझा जाए तो ओवरऑल क्या होता है कि ओवरऑल हमें निबंध को समझकर जो है वो क्या है कि लिखने में आसानी होती है। तो ये हो गया विचारात्मक, जिसमें बुद्धि पक्ष की प्रधानता होती है, जहां पर कहीं ना कहीं आपके अपने विचारों का विश्लेषण होता है, ठीक है। वर्णनात्मक की बात करें तो वहां पर जो भी कह सकते हैं प्राकृतिक दृश्य, या कहीं पर भी हम घूमने जाते हैं, ठीक है, कहीं पर भी घूमने जाते हैं, कुछ प्राकृतिक दृश्य देते हैं तो उसका हम वर्णन करते हैं, ठीक है। विवरण हो गया, जैसे ऐतिहासिक कोई घटनाएं हैं, उन ऐतिहासिक घटनाओं का जो है एक्सप्लेनेशन देना, उसका जो है डिस्क्रिप्शन देना, ये विवरणात्मक हो गया। और भावात्मक में हृदय पक्ष की प्रधानता होती है, भावों का वहां पर अभिव्यक्तिकरण होता है। इसी को यहां पर देख सकते हैं विचारात्मक निबंध जो है, जो थॉटफुल निबंध है, वहां पर क्या होता है जब निबंध में किसी विषय वस्तु का तर्कपूर्ण, यानी बुद्धि है तो बुद्धि लगाओगे तो वही तभी तो तर्क लगाना है ना, तर्कपूर्ण विवेचन, विश्लेषण तथा खोज की जाए
तो उसे विचारात्मक निबंध कहा जाता है। विचारात्मक निबंध में बुद्धि तत्व की प्रधानता होती है, ठीक है, बुद्धि तत्व की प्रधानता होती है और इनमें लेखक के चिंतन, मनन, अध्ययन, मान्यताओं तथा धारणाओं का प्रभाव स्पष्टतः जो है वो दिखाई पड़ता है, ठीक है। आप कितना पढ़ते हैं, देखिए बुद्धि जो है, जो बुद्धि तत्व की जब हम कहते हैं प्रधानता होती है, तो बौद्धिक रूप से अगर सशक्त होंगे तो आपकी तार्किक क्षमता जो है वो काफी सशक्त होगी। लेकिन क्या है कि ये बुद्धि तत्व प्रधान या तार्किक जो क्षमता है वो प्रबल तभी होगा जबकि आपको विभिन्न विषयों का ज्ञान है, आप लगातार चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, अध्ययन करते हैं, अध्यापन करते हैं। ये सारी चीजें जब लगातार आप करते हो तो आपके अंदर ये क्षमता, आपके अंदर जो बुद्धि पक्ष होता है वो बुद्धि पक्ष जो है काफी प्रबल हो जाता है। देखिए बुद्धि का अगर आप इंग्लिश वर्ड देखिए तो बुद्धि का जो इंग्लिश वर्ड है वो रीजन है, REASON, और रीजन का हम जो है तर्क भी करते हैं, कारण है ना, तर्क जो है, तो बुद्धि का इंग्लिश वर्ड रीजन है और कारण का भी इंग्लिश वर्ड रीजन है। तो रीजन से ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि वास्तव में हम तार्किक रूप से कितने सशक्त हैं, किसी वस्तु का कितना हम कारण समझ पाते हैं, घटनाओं का, और जितना अच्छे से हम उसको मतलब समझते हैं उतना ही अच्छा से एक्सप्लेन कर लेना, इसको हम कह सकते हैं कि बुद्धि पक्ष की यहाँ पर प्रधानता होती है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए वर्णनात्मक की बात आती है, जब एनालिटिकल ऐसे की बात आती है, तो जब किसी निबंध में किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति, दृश्य आदि का निरीक्षण के आधार पर रोचक तथा, यानी कि यहां पर निरीक्षण कहने का मतलब है कि आपने उसका इंस्पेक्शन किया, आपने वहां जाकर देखा, निरीक्षण किया, निरीक्षण के आधार पर उसका रोचक है तथा आकर्षक वर्णन किया जाए तो उसे वर्णनात्मक कहा जाता है। जैसे कोई दृश्य होता है ना, दृश्य होता है तो उस दृश्य का आप बड़ा रोचक और आकर्षक वर्णन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कोई ऐतिहासिक जो है वो क्या है कि कोई घटना है, उस ऐतिहासिक घटना का क्या रोचक और क्या उसका आकर्षक वर्णन करेंगे, वो जो जैसा है उस तरह से आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो जब किसी निबंध में किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति, दृश्य आदि का निरीक्षण के आधार पर रोचक तथा आकर्षक वर्णन किया जाए तो उसे वर्णनात्मक निबंध कहा जाता है, उसको एनालिटिकल ऐसे कहकर पुकारा जाता है। और विवरणात्मक क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव ऐसे क्या होता है, ऐसा निबंध जिसमें ऐतिहासिक तथा सामाजिक घटनाओं, स्थानों, दृश्यों, ठीक है, ये दृश्य यहां पर भी है लेकिन दृश्य का यहां पे जो मतलब है वो सामाजिक घटनाओं का, ऐतिहासिक स्थलों का, ठीक है, और ऐतिहासिक कोई दृश्य है उन दृश्यों का रोचक तथा आकर्षक, थोड़ा सा अंतर है वर्णनात्मक और इसमें जो है, ठीक है, आकर्षक विवरण दिया जाता है तो उसे विवरणात्मक निबंध कहा जाता है, उससे डिस्क्रिप्टिव ऐसे कहकर पुकारा जाता है, ठीक है। इसके बाद चौथा जो है भावात्मक निबंध, इसको डिक्लेरेटिव और इमोशनल ऐसे कहकर पुकारा जाता है। जब किसी निबंध में हृदय में, ठीक है, हृदय में उत्पन्न होने वाले भावों तथा रागों को दर्शाया जाए तो उसे भावात्मक निबंध कहा जाता है, उसे डिक्लेरेटिव और इमोशनल ऐसे कहकर पुकारा जाता है। ऐसे निबंधों की भाषा सरल, मधुर, ललित तथा संगीतमय, संगीतमय का मतलब ये हो गया ना कि उसने ऐसा बोला, जैसे कहते हैं ना कि अगर आप लय में बोलते, क्रमबद्ध रूप से बोलते हैं और आपकी भाषा में एक अनुशासन दिखता है तो वो कहते हैं ना उससे भी एक संगीतमय वातावरण उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पे संगीतमय शब्द जो है वास्तव में क्या है कि एक तरह से कह सकते हैं ना, संगीतमय यहाँ पे कहने का मतलब ये नहीं है कि म्यूजिक बजने लगा, लेकिन म्यूजिक में भी क्या होता है कि वहां पर भी एक लय होता है, वहां पर भी एक ताल होता है। लेकिन जब आप किसी विषय को क्रमबद्ध रूप से लिखते हैं, एक लय में लिखते हो, ताल में लिखते हैं कहते हैं, है ना, तो वहां पर भी जाहिर सी बात है एक संगीतमय वातावरण जो है वो क्या है कि उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसे ही भावात्मक हृदय से संबंधित जो है वो क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखिए क्या है कि अभी अच्छे फिल्म या अच्छे जो गाने जब हम सुनते हैं तो अपने आप हमारे पैर थिरकने लगते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भाव पक्ष का यहाँ पर जो है वो क्या है कि वो ज्यादा प्रबलता होती है। हम खुद सोचते नहीं है बल्कि अपने आप वो पैर थिरकने लगते हैं, अपने आप गर्दन जो है वो हिलने लगता है, वाह वाह कर उठते। तो वहां पर क्या है कि भाव पक्ष, वहां पे फीलिंग्स का, वहां पे जो हृदय पक्ष है वो हृदय पक्ष जो है वो काफी प्रबल हो जाता है। तो इस तरह से क्या है कि निबंध के ये 4 प्रकार हैं और जो है वो क्या है कि मोटे तौर पे आप देखिएगा जितने भी निबंध होते हैं वो इसी कैटेगरी में किसी ना किसी रूप में जो है वो क्या है कि आते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिएगा
जब अच्छे निबंध की, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि फीचर्स ऑफ इंप्रेसिव ऐसे क्या है, अच्छे निबंध की क्या विशेषताएं होनी चाहिए। ठीक है, ये सब थ्योरेटिकल पार्ट है, ये पहले इसको समझ लीजिए। और जब निबंध आप लिखोगे तो इन सारी चीजों को दूर मतलब जो है ध्यान में रख कर लिखिए कि हमें किस तरह से लिखना है। हमें वास्तव में जो है एक बंधी हुई रचना लिखनी है, हमें क्रमबद्ध रूप से लिखना है। ठीक है, और क्या है, उसमें भाषा संबंधी त्रुटियां नहीं होनी चाहिए। आपका प्रेजेंटेशन में जो है एक क्रमबद्धता, एक अनुशासन जो है वो क्या है कि दिखना चाहिए। ठीक है, त्रुटियां उसमें भाषिक अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसमें देखिए सर्वप्रथम निबंध के लिए उसी विषय का चयन करना चाहिए जिस पर पकड़ अच्छी हो। ठीक है, आप तैयारी करके जाते हो, लेकिन कभी कभार होता क्या है कि आप तैयारी जो करते हैं वो चीजें क्या होती है कि डायरेक्ट नहीं आती है। वो जो है तब उस स्थिति में क्या होता है कि आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखने की जरूरत पड़ती है। जब आप निबंध लिखिए तो निबंध में जो है, अब चूंकि यहां पर देखिए एक बात ध्यान रखिएगा कि इसमें ऑप्शन नहीं है आपके साथ, जो है सबसे प्लस पॉइंट या निगेटिव पॉइंट जो भी कह लीजिए कि वो यही है कि एक ही निबंध दिया जाता है और उस पर लिखना ही लिखना है। लेकिन जैसे आईएएस पीसीएस की बात किया जाए तो उसमें क्या होते हैं, विकल्प होते हैं। उसमें विकल्प होते हैं कि आप इसको चूज कर सकते हैं, इसको चूज कर सकते हैं, इसको चूज कर सकते हैं। तो होता क्या है कि जब विकल्प आपके पास हो, और ऐसी स्थिति में क्या, और आपने देखा था कि एक बार एमटीएस में विकल्प दिया हुआ था पत्र लेखन में भी और निबंध लेखन में भी। ठीक है ना, तो वहां पर जो है वो क्या है कि ऐसी स्थिति में हमें ये देखना चाहिए कि हमारी किस पे पकड़ अच्छी है, और जिस पे अच्छी पकड़ है वही चीज हमें सेलेक्ट करना चाहिए। लेकिन आपके साथ ये लागू इसलिए नहीं होता है क्योंकि एक ही निबंध, एक ही पत्र जो है दिया जाता है और दोनों को ऑप्ट करना होता है। तो ऐसी स्थिति में आपके पास कोई विकल्प नहीं है, इसलिए ये इस पर आपका लागू नहीं होता। ठीक है, दूसरी बात, भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। ये बात सही है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर इसको बहुत अलंकारिक लिखा जाए, बहुत साहित्यिक लिखा जाए। साहित्यिक अलंकारिक लिखने का, देखिए निबंध की के लेखन की शैली क्या होनी चाहिए, ये अगर आप इस पर गौर करें तो आप इस चीज को नोटिस करेंगे कि निबंध के लेखन की जो शैली होनी चाहिए, मेरे हिसाब से हमसे ये पूछा जाता है जब कि सर की क्या लिखने का क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, तो आप हमेशा ध्यान रखिए जो एनसीईआरटी लेखन की जो शैली है, उस एनसीईआरटी लेखन की शैली को जो है आप उसको फॉलो करिए। उतना स्पष्ट आपको जो है वो क्या है कि लिखना है। और दूसरी बात, कोई बहुत ज्यादा मेटामॉर्फिक है उसको जो है वो क्या है कि नहीं लिखना है, बहुत ज्यादा जो है अलंकारिक नहीं लिखना है। ठीक है, तो एनसीईआरटी जिस पैटर्न को फॉलो करती है उसको आपको फॉलो करना है, उसी भाषा में उतनी ही सरलता, उतनी ही स्पष्टता के साथ जो है वो क्या है कि लिखनी है। ठीक है, तो यहां पे सरल और स्पष्ट होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद भाषा संबंधी त्रुटियां दूर कीजिए। ठीक है, भाषा संबंधी त्रुटियां, ये वास्तव में ये इतना, कई बार बच्चे ये बोलते हैं सर आपने जो बताया था वो एकदम हूबहू आ गया और मैंने उसको लिखा फिर भी मार्क्स कम आए। तो हमने कई बार देखा है कि हमारे क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं और जो राइटिंग जब हम करते हैं या राइटिंग जब टेस्ट लेते हैं तो हम देखते हैं कि वास्तव में उनका जो सिंटेक्स होता है, सिंटेक्स मतलब होता है वाक्य जो विन्यास होता है, वो वाक्य विन्यास ही परफेक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, दूसरी बात है भाषा संबंधी इतनी त्रुटियां, भाषा संबंधित त्रुटियां कहने का मतलब यह है कि कहां पे फुल स्टॉप लगना चाहिए, कहां पे कॉमा, कहां पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगना चाहिए, कहां पे डबल इन्वर्टेड कॉमा लगना चाहिए। ये बात अगर मतलब आपको पता नहीं, और मैक्सिमम लोगों का ये वास्तव में जो है वो क्या है कि गड़बड़ होता है। आप देखिएगा लेटर राइटिंग में, अगर आप देखिएगा अनफेयर मीन्स में लेटर आपको जो है पता चला कि आपने कुछ ऐसा लिख दिया जहां पर आपका जो पर्सनल जो आइडेंटिफिकेशन है वो उसमें क्या है उसका उजागर हो रहा है, तो वो अनफेयर मीन्स में जो है वो क्या है कि उसको रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन जब निबंध की बात आती है तो निबंध में यहाँ पे अनफेयर मीन्स कहने का यहाँ पर कोई ऐसा तो मतलब इस तरह की चीजें हैं नहीं कि आप वहाँ पे पर्सनल कोई आइडेंटिफिकेशन देना है। आपको वर्षा ऋतु पे लिखना है तो आपको पर्सनल आइडेंटिफिकेशन देने की जरूरत क्या है, आपको मोबाइल पे लिखना है तो उसकी जरूरत क्या है। तो वहां पर अनफेयर मीन्स जैसा कॉन्सेप्ट वास्तव में देखा जाए तो लेटर राइटिंग में ज्यादा स्पष्ट रूप से उभर कर आता है, वहां पे चांसेस रहते हैं। लेकिन अगर निबंध की बात करें तो निबंध में फिर कहां पे मार्क्स कटेंगे, निबंध में कहां पर आपको पकड़ा जा सकता है, आपकी जो है वो क्या है कि प्रतिभा का आकलन किया जा सकता है। तो वहां पर जो है वो होता है कि भाषा आपकी क्या भाषिक अशुद्धियां तो नहीं है, आपका प्रेजेंटेशन क्रमबद्ध है या नहीं है,
ठीक है, ये तमाम चीजें रहती है। तो यहां पर इस चीज को ध्यान रखिएगा कि भाषा संबंधी त्रुटियां नहीं होनी चाहिए। और भाषा संबंधी त्रुटियां में क्या क्या हो सकता है, जैसे सबसे पहले कि जो स्पेलिंग होता है ना, स्पेलिंग होता है, बहुत सारे बच्चे वास्तव में, जैसे हम कह सकते हैं, एक एग्जाम्पल की बात करें, जैसे आशीर्वाद है, तो हम देखते हैं कि ज्यादातर बच्चे आशीर्वाद लिखते हैं, आशीर्वाद नहीं लिखते हैं। आशीर्वाद जो है वो क्या है कि होना चाहिए, और उसमें क्या है कि यहां पर जैसे ये हो गया, यानी ये वाला यहां लगा दिया गया, जबकि यहां होना चाहिए और यहां पे जो है, तो ये सही है, ये गलत हो जाएगा। इसलिए जब मत्स्य की बात आती है तो लोग जो है मत्स्य ऐसे लिख देते हैं, जबकि मत्स्य जो है वास्तव में कैसे होना चाहिए, मत से होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो इस तरह से बहुत सारी जो है मैं कोशिश करूंगा कि इस तरह की जहां पर भी गलतियां होती है ना, जो जो अक्षर में, जो शब्द में सामान्य तौर पे हम उसका प्रयोग करते हैं लेखन में, और उसमें बहुत सारी अशुद्धियां जो रह जाती है, जो रहते हैं, वो सारे शब्द का मैं कोशिश करूंगा एक लिस्ट बनाकर आपको देने की, आप उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो एक तो हो गया ये। दूसरी दिक्कतें क्या होती है, दूसरी दिक्कतें होती है सिंटैक्स की, वाक्य विन्यास। क्या आप स्टार्ट, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि आपका सेंटेंस बहुत बड़ा होता है, सेंटेंस छोटे छोटे होने चाहिए। जब बड़े होंगे तो शुरू से अंत तक में जो लय होना चाहिए, जो मतलब क्रमबद्धता होनी चाहिए, शुरू के हिसाब से ही अंत होना चाहिए ना। लेकिन क्या मैं जो है मैं बोल रहा हूं, ठीक है, और कभी कभी हम जब बोलते हैं ना तो उसमें बहुत सारे मतलब ऐसी दिक्कतें आती है, बट लेखन में नहीं होना चाहिए। और बहुत सारी लेक्चर्स दे रहे होते हैं तो मैं से स्टार्ट करते हैं, लेकिन क्या है, हम जा रहे होंगे जैसा मतलब जो है वो हो जाए। जब स्टार्ट जिससे कह रहे हो, मैं है तो हूं होगा, मैं जाऊंगा होगा, मैं नीचे नहीं कह सकते कि मैं से स्टार्ट किया और नीचे जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा ना। मैं जब भी होगा तो लास्ट जाऊंगा, हम जहां पे भी होगा तो मैं हम जाऊंगा नहीं लिखेंगे, हम जाएंगे लिखेंगे। तो हम जहां से स्टार्ट कर रहे हो लास्ट जो होना चाहिए उसी के हिसाब से होना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जब लंबे सेंटेंस बनते हैं तो स्टार्ट हम जिससे कर रहे होते हैं अंत तक जाते जाते वो मिस कर जाता है, और जो अंत होता है वो इसके हिसाब से नहीं हो पाता है। ये बहुत सारे जो है ये टेक्निकल जो फॉल्ट होते हैं और ऐसे होते हैं। इसलिए क्या होता है कि आप हमारे हम जो बताते हैं वो आप फॉलो तो कर लेते हो और वो आ तो जाता है, लेकिन लिखने में जो ये सारी दिक्कतें आती है उसमें क्या होता है कि हमारे बताई गई बातों के बावजूद भी जो है सारे के सारे जो है आपकी मेहनत बेकार हो जाती है, जब आप भाषिक अशुद्धियां उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है। और क्या है कि हमने तो ये देखा है कि जब गलतियां निकालने जब बैठता हूँ तो ऐसी स्थिति में क्या है कि हमारा ध्यान इस पर नहीं रह जाता है, ठीक है, हमारा ध्यान इस पर नहीं रह पाता है कि आपने जो सवाल पूछा गया उसके हिसाब से लिखा कि नहीं, बल्कि उसमें भाषा संबंधित त्रुटियां इतनी ज्यादा होती है कि हम उसी में उलझ कर रह जाते हैं, उसी को समझाने, उसी को पकड़ने में। तो यही चीज जो है जो एग्जामिनर होगा, वो एग्जामिनर जब पूछा जाएगा कि मोबाइल पे लिखना है तो आपने जो है मान लीजिए कि उसमें 20-25 सेंटेंस का प्रयोग किया और उस 20-25 सेंटेंस में आपका जो है त्रुटियां ही त्रुटियां, वाक्य विन्यास में ही प्रॉब्लम है, तो वाक्य विन्यास ही देखने में लग जाएंगे, वो इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो उसमें मोबाइल फोन पर आपने क्या लिखा, उसके विचार क्या थे, इस विचार पर ध्यान दिए बिना आपके जो है भाषा संबंधी जो अशुद्धियां उसी पर ध्यान फोकस हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि वो कहीं ना कहीं बहुत तगड़ा जो है निगेटिव इमेज जो है वो क्या है कि इंप्रेशन में जाता है, और इसी वजह से क्या होता है कि फिर आपके जो मार्क्स है वो मार्क्स नहीं आते। देखिए मार्क्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस बात पे निर्भर नहीं करता कि जो पूछा गया है मोबाइल फोन, तो आपको दिमाग में आ गया मोबाइल फोन के बारे में लिखने में क्या प्रॉब्लम, वर्षा ऋतु में क्या प्रॉब्लम है, हमने बोल दिया वर्षा ऋतु पे आएगा, आपने जाके लिख दिया, बोल दिया गया सर हमने आपने जो बोला वो आ गया, लेकिन लिखा कैसे ये डिपेंड करता है ना। आप रट के तो कितना रट के आप तैयार कर सकते हैं, आपको जो नोट्स में प्रोवाइड करूंगा उसको रट कर तो हमें नहीं समझ में आता है कि आप 100 निबंध रट पाओगे, ठीक है ना। तो वहां पर क्या होता है कि समझना पड़ता है कि हमको लिखना क्या है। तो मैं निबंध का एक जो है वो क्या है कि 25-50 निबंध का वो क्या है कि मतलब मैं आपको लिखाई चीजें जो है PDF में हम आपको प्रदान करेंगे, लेकिन उसको रटिएगा मत, उसमें समझने की कोशिश करिएगा भाषिक संबंधी कैसा जो है प्रेजेंटेशन है, कितना हमको लिखना चाहिए, किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, और 2, 4, 10, 20 बार उसको पढ़ लीजिएगा।
तो पढ़ लीजिएगा तो आपको एक आइडिया जो है मोटे तौर पे हो जाएगा। तो यहां पर जो है वो क्या है कि विचारों का, तो भाषा संबंधित त्रुटियां दूर कीजिए, विचारों को क्रमबद्ध रूप से होना चाहिए, ठीक है, ये हो गया भाषा संबंधित। और सबसे बड़ी बात, विचारों की पुनरावृत्ति से बचना चाहिए। 250 वर्ड्स है, उसमें एक ही शब्द को कहीं घुमा, हमने आपको बताया ना कि कसी हुई रचना होनी चाहिए। बातों की पुनरावृत्ति अगर होगी तो जाहिर सी बात है 250 वर्ड्स में ज्यादा बातें आप नहीं लिख पाओगे। तो विचारों की पुनरावृत्ति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, उसका जो है रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए निबंध के विभिन्न भाग, ठीक है। निबंध के विभिन्न भाग में क्या होता है कि एक स्टार्ट होना चाहिए, एक शानदार स्टार्ट होना चाहिए और शानदार अंत होना चाहिए, ठीक है, ये तो है। इसके बाद एक मेन बॉडी जो होता है, ठीक है, मोबाइल का जो है अगर लिखना है, वर्षा ऋतु पे लिखना है, अगर आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे लिखना है, ठीक है, तो अगर रियो ओलंपिक या किसी भी खेल के बारे में आपको लिखना है, तो आपके पास जो है वो क्या है कि एक स्टार्ट सॉलिड होना चाहिए, एक अंत जो है सॉलिड होना चाहिए। स्टार्ट सॉलिड इसलिए होना चाहिए क्योंकि हम, एक मनुष्य की स्वाभाविक विशेषता होती है कि जब आप स्टार्ट करते हो और उस स्टार्ट में पढ़ने की रोचकता जितनी होती है, लास्ट तक जाते जाते रोचकता कहीं ना कहीं, एक सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होता है, फिर वो धीरे धीरे कम भी होता है, चाहे वो जो भी हो, स्वाभाविक रूप से होता है, प्राकृतिक रूप से ऐसा होता है। तो इसलिए स्टार्ट इस तरह से हो कि जो एग्जामिनर है वो बंध जाए, वो पढ़ने के लिए मजबूर हो जाए, और वो ये इस बात के लिए जो है वो क्या रही, आगे क्या लिखा हो। जब स्टार्ट इतना शानदार किया है तो आगे कैसा होगा, तो आगे कैसा होगा, आगे भी अगर तगड़ा लिख दिया आपने उसका निष्कर्ष भी अच्छा लिख दिया, तो फिर आप समझ जाइए कि आपको मार्क्स जो है मैथमेटिक्स की तरफ जो है वो क्या है कि मिलने लगते हैं। तो वास्तव में देखिए बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो सोचते हैं ऐसे तैयारी हो, लेकिन ये बहुत ही टेक्निकल चीज़ है। अगर अच्छा मार्क्स आपको लाना है, ठीक है, तो वो वहाँ पर क्या होता है, क्लास की आवश्यकता पड़ती है, आपको डायरेक्शंस की आवश्यकता होती है, और ये डायरेक्शन आप मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश में इतने उलझे रहते हैं कि ये आपको डायरेक्शंस प्रॉपर वे में, कोई भी देखिए खाना पूर्ति करना, उसको पढ़ाना जो है वो अलग चीज़ है, लेकिन एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ाना ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है, ठीक है। तो देखिए निबंध के विभिन्न भाग, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन एसे, ठीक है। निबंध के लिए विषय को 4 प्रमुख भागों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहले विषय परिचय, ठीक है, यही है स्टार्ट, जिसे भूमिका या प्रस्तावना कहते हैं। जैसे हम संविधान पढ़ते, तो संविधान पढ़ने के पहले हम लोग क्या करते हैं, भूमिका या प्रस्तावना जो है वो क्या है कि हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। तो उसी तरह से जो स्टार्ट होता है जस्ट लाइक क्या होता है कि वो प्रस्तावना ही है, ठीक है। इसके बाद विषय विस्तार, ठीक है, इसको हम कहेंगे मेन पार्ट जो होता है वो निबंध का। इसी तरह से लेटर में भी होता है, मेन जो पार्ट होता है वो जो है मेन बॉडी जो होता है, वहां पर आपका जो है कंटेंट्स पूरा रहेगा, महत्व, विषय से संबंधित आवश्यक पहलू, आंकड़े, सूचना आदि इसमें शामिल होंगे। उसके पक्ष और विपक्ष में विचार, निबंध का केंद्रीय बिंदु, लाभ हानि आदि लिखे जा सकते हैं, विचार, प्रासंगिकता, और अंत में उनके प्रति अपने विचार दिए जा सकते हैं। ध्यान ये रखिएगा कि जो निष्कर्ष या उपसंहार होते हैं, यहां पर आपको क्या होता है कि यहां पर देखिए स्टार्ट जो होना चाहिए, देखिए दोनों में मेरे हिसाब से जो प्रारंभ होता है और अंत होता है, दोनों में फर्क क्या होता है। प्रारंभ में ये होता है कि आप मेन बॉडी में क्या लिखने वाले हो उसका एक इंट्रोडक्शन, एक संक्षिप्त परिचय होता है, और जो निष्कर्ष होता है, जो आपने प्रस्तुति दी है, उसको कंक्लूड करने के साथ साथ उसमें अपने ओपिनियंस भी देते हो आप। यहां पर देखिए लिखा है, यहां आकर आप विषय को इस तरह समेटते हैं कि वह संपूर्ण लगे, और यहां पर उनके प्रति अपने विचार। ध्यान ये रखिएगा, निष्कर्ष या उपसंहार में स्टार्ट जब आप करते हो कोई भी विषय, तो वो विषय मेन बॉडी का क्या होता है, एक परिचय होता है, और जब कंक्लूड करते हैं तो मेन बॉडी में जो लिखा है उसको कंक्लूड करने के साथ साथ आप अपना एक ओपिनियंस भी वहां पर देते हो। तो ये सारी चीज़ें अगर ध्यान में है तो आप निश्चित रूप से बहुत ही बेहतरीन निबंध लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट बात है निबंध का पाठ्यक्रम। ये लास्ट जो है वो क्या है कि हम कह सकते हैं, ठीक है ना। ये जो है आप देखिए निबंध का पाठ्यक्रम सिलेबस ऑफ ऐसे, ठीक है। वैसे तो निबंध प्रश्न पत्र हेतु एसएससी द्वारा कोई सुपरिभाषित पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं किया गया है, फिर भी पिछले कुछ वर्षों में देश और प्रांत के स्तर पर होने वाले विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले निबंधों का अवलोकन करने के उपरांत इस संबंध में अनुमान अवश्य लगाया जा सकता है। सामान्यतः निम्नलिखित विषयों से संबंधित, ठीक है,
निम्नलिखित विषयों से संबंधित निबंध इस प्रश्न पत्र में पूछे जा सकते हैं। समसामयिक महत्व की घटनाएं, सभ्यता एवं संस्कृति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण, राजनीति एवं प्रशासन, सामाजिक धार्मिक व आर्थिक विषय, दार्शनिक अथवा कल्पना मूलक सामाजिक महत्व के विषय। इसमें देखिए बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो समसामयिक महत्व की जो घटनाएं, अब समसामयिक महत्व की घटना में ही जो है सब कुछ आ जाएगा आपका। कोरोना वायरस जो है, ठीक है, इसके बाद जो है फिर क्या, लॉकडाउन का कॉन्सेप्ट वो हो जाएगा, या फिर आर्मेनिया अजरबैजान के बीच जो युद्ध हो रहा है। अभी मोदी जी ने जो है भारत के प्रधानमंत्री जी ने उन्होंने जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की, ठीक है, डिजिटल क्रांति की बात करी है, ठीक है। तो इस तरह का जो टेक्निकल चीज़ें हैं, जो डे टू डे लाइफ में अक्सर जो चीज़ें सुनने को मिलती है, वो सबका एक लिस्ट हम लोग को तैयार करना है, और लिस्ट तैयार करना है और उस पर विशेष तौर पर ध्यान देना है। बाकी मैं आपको निबंध जो है वो क्या है कि एक आपको 50-60 निबंध का मोटे तौर पे एक इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है कि आर्टिकल्स को अपडेट करके मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, जो मैं अक्सर देता हूं लड़कों को। उसमें देखिए फायदा क्या होता है कि फायदा ये होता है कि 50-100 निबंध आप पढ़ लेते हो, ठीक है ना। पढ़ जब आप लेते तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि हमको ये वो 50 निबंध हो सकता है कि डायरेक्ट ना आए, लेकिन इनडायरेक्ट रूप में उससे कहीं ना कहीं कुछ चीजें भिन्न भिन्न निबंधों से मिलकर एक निबंध का कोई जो है सवाल पूछ दिया जा सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए जो है वो क्या है कि मैं आपको दूंगा, और करंट जो टॉपिक है वो सारे टॉपिक का हम डिस्कशन करेंगे, हम डिटेल में बात करेंगे, और साथ में मैं फिर आपको जो है वो समझाने की कोशिश करूंगा कि डिटेल में समझी गई जो बातें हैं वो बातें, जैसे आप जो है वो क्या है कि जैसे एक सवाल जैसे दे दिया निबंध की तीसरे विश्व युद्ध की आहट, ठीक है। अभी जो है सरकार, भारत की सरकार ने उन्होंने ये कहा कि यूएनओ जो है अपने मिशन में असफल रही है, कि आप 1945 में जिसका गठन हुआ, ठीक है, उस 1945 के गठन के बाद जो है करीब करीब यहाँ पर जो है वो क्या है कि 55 और 75 साल का समय बीत गया, और 75 ईयर्स का समय बीत जाने के बावजूद भी अभी तक संगठनात्मक रूप से इसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया गया। तो क्या यही जो है भारत, फिर उसमें मोदी जी ने ये कहा, भारत की सरकार ने, प्रधानमंत्री ने कहा कि फिर भारत कब तक इंतजार करेगा, और भारत तो इसलिए भी वो सुरक्षा परिषद के अस्थायी मेंबर में शामिल किए जाने योग्य है क्योंकि उसने इन 75 सालों में, वो ना सिर्फ फाउंडर मेंबर था बल्कि इन 75 सालों में भारत ने एक जिम्मेदार देश के रूप में उसने अपनी एक भूमिका का मतलब जो है चिन्हन या प्रस्तुतिकरण किया। तो भारत को इसलिए भी रिस्पॉन्सिबल जो है वो क्या है कि कंट्रीज के तौर पर उसमें उसे शामिल किया जाना चाहिए। तो ये जो बातें हैं, तो यूएनओ का आप कह सकते हो संरचनात्मक सुधार, एक निबंध जो है इस पर दिया जा सकता है। तो हम लोग इस तरह से डिस्कशन जब करेंगे ना, तो आप डिस्कशन को सुनिएगा, आपको अपने आप सारी बातें जो है समझ में आने लगेगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आज के इस क्लास से आपको एक बात मोटे तौर पे समझ में आ गई होगी कि हमें जो है निबंध लेखन के समय में किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, निबंध किसे कहते हैं, निबंध कितने प्रकार के होते हैं, निबंध, एक अच्छे निबंध की क्या क्या विशेषताएं हो सकती है, और हमें कुल मिलाकर उसके हिसाब से हमें अपने आप को डेवलप करना है। तो यही है कुल मिलाकर आज की इस क्लास का जो लब्बो लुबाब है, उसका जो सार, श्लोकार्ध जो आप कह सकते हो, उसका निष्कर्ष, उसका सार, उसके एसेंस की बात करें तो वो यही था। तो कल फिर हम लोग एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।